वेलकम बैक ऑल डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है मेरी अनंता कोचिंग क्लासेस के अंदर। बच्चों, अपना जो बहुत अच्छा टॉपिक है रासायनिक जो क्रियाएं होती है, रासायनिक संयोग के नियम क्या क्या है बच्चों। अपन जो रासायनिक केमिकल्स रिएक्शन करवाते हैं उनके रूल क्या क्या है अपन वो बच्चों पढ़ते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना बच्चों। देखो जो रासायनिक संयोग के नियम क्या है, अपना पहला नियम है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का मतलब होता है द्रव्यमान समान रहना। मतलब किसी भी जो जब कोई नया यौगिक बनता है, जब किसी एक दो कंपाउंड से मिलकर एक नया यौगिक बन रहा है तो उसका जो द्रव्यमान होता है बच्चों न तो नष्ट होता है और न ही नया बनता है। न तो मतलब ओवर होता है और न ही नष्ट होता है ना। तो द्रव्यमान का जो मान रहेगा वो समान रहता है। इसका पहला नियम यही कह रहा है बच्चों। तो देखो जैसे अपने पास एग्जांपल है CaCO3। CaCO3 वैसे आपको एग्जांपल से सारे रूल समझ में आएंगे क्योंकि लैंग्वेज से आपको नहीं समझ में आएंगे। जब मैं एग्जांपल समझाऊंगी ना तब आपको सारे रूल समझ में आ जाएंगे। CaCO3 अपने पास एग्जांपल है बच्चों। तो उससे दो कंपाउंड अपने सामने हैं। एक तो CaO प्लस CO2, दो कंपाउंड अपने सामने है बच्चों। तो मान लो CaCO3 का जो द्रव्यमान है बच्चों 100 ग्राम है। फिर अपन ने CaCO3 को तोड़ के दो कंपाउंड बनाए जिसका CaO का द्रव्यमान आप चेक कर लेना, भले 56 ग्राम मिलेगा आपको और CO2 का 44 ग्राम। तो दोनों मिलके 100 जो ग्राम बन रहे हैं दोनों मिला के। फिर देखो मैं बात करूं स्थिर अनुपात के नियम की, क्या कहता है। मान लो मेरे पास एक लकड़ी है, अगर मैं उस लकड़ी को जला रही हूँ, मेरे पास एक कागज है, उस कागज को भी मैं जला रही हूँ और मैं एक कोई दूसरा पदार्थ ले रही हूँ उसको मैं जला रही हूँ। ठीक है, मैंने जला लिया, तीनों से मेरे गैस मिली, तीनों से गैस निकली है, मेरे को गैस प्राप्त हुई है ना। चाहे मैं लकड़ी को जलाऊं, चाहे मैं कागज को जलाऊं या चाहे किसी अन्य पदार्थ को जलाऊं, जो गैस निकली है वो है CO2 मेरे को मान लो प्राप्त हुई। CO2 गैस प्राप्त होती है। तो अगर मैं लकड़ी कोयले को जलाती हूँ तो भी मेरे को CO2 प्राप्त होती है, मैं कागज को जलाती हूँ तो भी मेरे को CO2 प्राप्त होती है और मैं लकड़ी को जलाती हूँ तो भी मेरे को CO2 प्राप्त होती है। तो ये नियम क्या कह रहा है कि चाहे पदार्थ किसी भी तरीके से या किसी भी विधि से आपको प्राप्त हो रहा हो, किसी भी प्रक्रिया से प्राप्त हो रहा हो, लेकिन उसके अंदर जो कंपाउंड्स होंगे, जो अपने को कंपाउंड्स प्राप्त हो रहे हैं, उसका जो द्रव्यमान रहेगा वो स्थिर रहेगा, है ना। जो तत्व है अपने को जो प्राप्त हुआ है वो स्थिर रहता है, वो स्थिर रहता है ना। तो अपने को प्राप्त तो CO2 ही होनी है, चाहे लकड़ी जलाओ चाहे कागज जलाओ चाहे कोयला जलाओ, तो इसका जो अनुपात है वो सदैव स्थिर रहता है। तो देखो गुणित अनुपात के नियम की मैं बात करूं, गुणित अनुपात नियम जो है क्या कह रहा है कि अनुपात का तीसरा नियम, गुणित अनुपात के नियम की मैं बात करूं तो फिर इसने क्या कहा बच्चों कि देखो मेरे पास मान लो CO है और एक CO2 है ना। तो CO जो है बच्चों कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे। ऑक्सीजन आता है बच्चों 8 नंबर पे, 8 नंबर पे। तो यहाँ CO है बच्चों 12 नंबर पे, यहाँ है ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ है 16 नंबर पे, यहाँ है बच्चों 32 नंबर पे। अगर मैं इनका अनुपात ले लूं तो CO 12:16 है और CO2 अपने पास 12:32 है। तो यह नियम क्या कहता है बच्चों कि जब मैं किसी एक तत्व के अनुपात को अगर स्थिर कर दूं तो दूसरे तत्व का, दूसरे परमाणु का अनुपात जो है सरल अनुपात में आ जाएगा, है ना। तो मैंने जब CO2 दूसरा कंपाउंड लिया तो अगर मैंने इसके अंदर ऑक्सीजन को मैंने स्टे कर दिया, मतलब ऑक्सीजन को मैंने स्थिर अनुपात में कर दिया, सरल अनुपात में मैं लेके आ गई ऑक्सीजन को। कैसे लेके आई, जो यहाँ ऑक्सीजन 16 था मैंने 16 का 16 ही रखा, उसको 32 होने ही नहीं दिया। तो दूसरा जो परमाणु है वो भी अपने आप क्या हो जाता है बच्चों, सरल अनुपात के अंदर आ जाता है। मतलब जो ये तो 16 था ही, तो 12 भी क्या करेगा वापस अपने सरल अनुपात में आ जाएगा, मतलब 12 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जब ये नियम यह कहता है कि जब मैंने एक परमाणु को स्थिर अनुपात में सरल अनुपात में लेके आई तो दूसरा परमाणु भी अपने आप सरल अनुपात में आ जाता है। इसका यही नियम है। चौथा नियम बच्चों देखते हैं अपन, गैसोले का नियम। मैं चौथे नियम की बात करूं, गैसोले का नियम।
चौथे नियम के बच्चों में बात करूं गैसोलेक का नियम की, तो यह नियम यह कहता है कि जब किसी एक बने किसी प्रोसेस द्वारा, किसी प्रक्रिया द्वारा बना गया एक यौगिक और दूसरे यौगिक उसी तत्व द्वारा बनाए गए दूसरे यौगिक का अनुपात होता है वो बच्चे समान रहता है, स्थिर रहता है। कैसे? देखो, मेरे पास कार्बन है, मैंने कार्बन की रिएक्शन करवाई बच्चों हाइड्रोजन के साथ, फिर मैंने कार्बन की रिएक्शन करवाई बच्चों ऑक्सीजन के साथ, है ना। मतलब मैंने पहला तो कंपाउंड बनाया ये, फिर मैंने इसकी रिएक्शन इन दोनों के साथ करवाई तो मेरे पास ये कंपाउंड प्राप्त हुए, ठीक है। एक तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन के CO2, कार्बन के साथ हाइड्रोजन CH4 प्राप्त हुआ। मेरे पास कार्बन कितना है 12, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, हाइड्रोजन 4, कार्बन कितना है 12, ऑक्सीजन कितना हो गया बच्चों 16 × 2 32, ये अपने को अनुपात प्राप्त हुआ, ठीक है। जब इसके अंदर मैंने हाइड्रोजन का, अब ये नियम क्या कह रहा है कि इन दोनों में से बने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, इन दोनों में से मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात निकालू मैं, तो हाइड्रोजन मेरे पास है 4, ऑक्सीजन मेरे पास है 32, तो मेरे को कितना प्राप्त होगा 1:8 प्राप्त होगा, ठीक है। ये मेरे को इसके अंदर प्राप्त हुआ, इस दोनों यौगिक के अंदर मेरे को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात प्राप्त हुआ 1:8। और अगर मैंने इन दोनों को आपस में संयोग करवाया, पहले तो मैं क्या करवा रही थी, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ करवा रही थी, फिर मैं अगर इन दोनों को आपस में करवाऊं, आपस के अंदर करवाऊं, तो मेरे को कितना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, इन दोनों का जो अनुपात प्राप्त होगा वो बच्चों समान रहेगा। कैसे रहेगा? देखो, इन दोनों की मैं रिएक्शन आपस में करवाऊं तो मेरे को H2O प्राप्त होगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ले रही हूं मैं एक बार का, हाइड्रोजन है अपने पास H2O प्राप्त होगा, तो हाइड्रोजन का कितना हो गया 2, ऑक्सीजन का कितना हो गया 16। जब मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यहाँ अनुपात निकालूंगी तो 2:16, तो ये कितना हो गया 1:8। मतलब ये नियम यह कह रहा है कि जब मैं इन दोनों यौगिकों की रिएक्शन से मैं जो अनुपात निकाल रही हूँ और उन्हीं तत्वों का आपस में संयोग करके जो अनुपात निकाल रहे हो वो सदैव समान रहता है, सदैव स्थिर रहता है, सदैव समान रहता है। इन दोनों का अनुपात, इन दोनों से निकाला गया अनुपात और इन दोनों को आपस में संयोग करने से जो अनुपात निकलता है वो दोनों समान रहते हैं, ये इसका नियम है। फिर मैं बात करूं अवागाद्रो नियम की बच्चों, तो ये चीज नोट कर ली या नहीं करी हो तो मुझसे नोट्स ले लेना, PDF के अंदर मुझे कमेंट में मैसेज कर देना बच्चों। फिर मैं बात करूं पांचवा नियम जो अपना है बच्चों अवागाद्रो नियम, अवागाद्रो का नियम। बच्चों अपने अवागाद्रो के नियम की बात करें तो इसके अंदर ये कहता है कि समान ताप और दाब के अंदर जो अपन रिएक्शंस करवा रहे हैं उनके अंदर अणुओं की संख्या समान रहती है बच्चों। मतलब मैंने हाइड्रोजन की प्लस हाइड्रोजन की और प्लस ऑक्सीजन की, मैंने क्या बना दी, जल वाष्प बना दी, तो उसके अंदर हाइड्रोजन की संख्या भी उतनी रहेगी, ऑक्सीजन भी उतनी रहेगी। मतलब मैंने हाइड्रोजन 2 लिया है तो उसके अंदर भी 2 ही है, मतलब जो यौगिक बना है यहाँ पे उसके अंदर भी हाइड्रोजन 2 ही है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है तो इसके अंदर भी ऑक्सीजन 1 ही है। तो यहाँ पे जो मैंने क्या किया, मैंने 2 हाइड्रोजन ली और 1 ऑक्सीजन लिया, तो जब मैंने H2O बनाया, यहाँ एक नया यौगिक बनाया, तो देखो बच्चों जब मैंने रिएक्शन करवाने से पहले मेरे पास हाइड्रोजन 2 ही थे, ऑक्सीजन 1 ही थी। रिएक्शन करवाने के बाद जो मेरे पास यौगिक बना, मेरे पास जल बन गया, उस जल के अंदर भी हाइड्रोजन 2 ही है और ऑक्सीजन 1 ही है। मतलब रिएक्शन करवाने से पहले और रिएक्शन करवाने के बाद चाहे आप कितना भी टेम्परेचर लगा लो, कितना भी प्रेशर लगा लो उसके ऊपर नए यौगिक को बनाने के लिए, लेकिन उसके अंदर बच्चों हाइड्रोजन की या कोई भी अणु हो, कोई भी अन्य अणु हो, तो उन अणुओं की संख्या बच्चों समान रहती है ना। अणु चेंज नहीं हो गया, ऐसा तो है नहीं कि रिएक्शन होनी हाइड्रोजन 2 थे फिर 4 हो गए, वो चीज नहीं होगी। चाहे आप टेम्परेचर कितना लगा लो, दाब समान रखो, ताप समान रखो, तो उसके अणुओं की संख्या हमेशा समान रहती है ना। तो यही अवागाद्रो ने बोला था। अवागाद्रो ने जो अणुओं की जो संख्या है उसको किससे डिनोट किया बच्चों, n से डिनोट किया। मतलब अवागाद्रो के अनुसार अणुओं की संख्या n से लिखते हैं अपन, n से दर्शाते हैं, है ना, और वॉल्यूम को V से। तो इसके बाद अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन डाल्टन के नियम वगैरह नेक्स्ट
वीडियो के अंदर आपको नेक्स्ट सारे टॉपिक में क्लियर करवा दूंगी। तो अगर इसमें कोई आपको डाउट है, तो मुझे नहीं समझ में आया है तो मुझे बता देना, कमेंट में मैसेज कर देना। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।